नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एट 7 में। मैं हूं निखिल सिंह। भारत एट 7 यानी खबर राज्यों से, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सारे राज्यों की खबर हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। संसद में विपक्षी दलों का मतदाता सूची और लोकसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे पर हंगामा। राज्यसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, विधेयक से रेलवे का होगा विकास और यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से ईडी की पूछताछ। कई ठिकानों पर मारा छापा, नोट गिनने की मशीन मंगवाई गई। सीएम ने कहा, जांच में प्रदेश सरकार का कोई दखल नहीं। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किया बजट। 2047 तक मुंबई की अर्थव्यवस्था को 1.5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य। कहा, आने वाले वर्षों में 15.65 लाख करोड़ निवेश की योजना, जिससे 16 लाख नई नौकरियों का होगा सृजन। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले। मेडिकल कॉलेज, मेट्रो परियोजना और स्मार्ट सिटी योजना सहित 19 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। आगरा में मेट्रो रेल के पहले और दूसरे चरण के लिए भूमि हस्तांतरण संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जारी। ढाका में छात्रों ने महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हिंसा के विरुद्ध किया प्रदर्शन। तो भारत एट 7 में सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बजट सत्र की बात करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। 12 मार्च को उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश का बजट पेश करेंगे। देखिए भोपाल से हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी की यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की हुई शुरुआत। 24 मार्च तक चलने वाले विधानसभा के इस सत्र में होंगी 9 बैठकें। 12 मार्च को पेश होगा मध्य प्रदेश सरकार का बजट। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने दिया अभिभाषण। राज्यपाल ने कहा, राज्य सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए संकल्पित। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। इस महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से हुई। इस अभिभाषण में राज्यपाल ने मध्य प्रदेश सरकार की पिछली उपलब्धियों के साथ साथ अगले 1 साल के कार्य योजना को सदन के सामने रखा। माननीय प्रधानमंत्री श्री जी के विकसित भारत के संकल्प में सहयोग देते हुए मध्य प्रदेश ने भी विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना की है। मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन की पहल हुई है। यह परियोजना मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का कार्य करेगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए संकल्पित है। युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन आज प्रारंभ कर दिए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा। 15 दिन के बजट सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी। मंगलवार 11 मार्च को मोहन यादव सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2025 पेश करेगी। वहीं बुधवार 12 मार्च को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मौजूदा सरकार का दूसरा मुख्य बजट पेश करेंगे। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 4,20,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये बजट हो सकता है। अब 12 मार्च को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश का बजट पेश करेंगे। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 4,20,000 करोड़ रुपए के आसपास ये बजट हो सकता है।
15 दिन तक चलने वाले इस विधानसभा सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से 5 प्रमुख विधेयक पेश किए जाएंगे। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज, भोपाल। और एनसीसी कैडेट्स भरेंगे ऊंची उड़ान। जी, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय छत्तीसगढ़ ने अपने सबसे बड़े समूह मुख्यालय रायपुर के तत्वावधान में इस सप्ताह जशपुर हवाई पट्टी पर समर्पित फ्लाइंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस पहल का मकसद राजधानी से दूरस्थ क्षेत्रों के युवा एविएटर्स यानी विमान चालकों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण और जरूरी अनुभव प्रदान करना है। देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ से यह विशेष रिपोर्ट। एनसीसी कैडेट्स के लिए फ्लाइंग प्रशिक्षण। जशपुर के आसमान में गूंज रही एयर एनसीसी की परवाज, युवाओं को मिल रहा उड़ान का सुनहरा मौका। जशपुर में चल रहा है एयर एनसीसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण जो एविएशन सेक्टर में बनाना चाहते हैं करियर। प्रशिक्षण के लिए 2 सीटर माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट लाया गया। जशपुर का खुला आसमान इन दिनों युवाओं के उड़ान भरने के सपने को साकार कर रहा है। 3CG एयर स्क्वाड्रन रायपुर के बैनर तले आगडी हवाई अड्डे पर एयर एनसीसी का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें एनसीसी सीनियर डिवीजन के युवा कैडेट्स शामिल हो रहे हैं। 2 सीटर माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट के जरिए उन्हें उड़ान भरने, लैंडिंग करने और विमान संचालन की बुनियादी जानकारी दी जा रही है। इस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ के युवा कैडेट्स को फ्लाइंग के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने और उच्च मानकों तक पहुंचने का अनूठा अवसर मिल रहा है। अब उन्हें अपने हवाई यात्रा के सपनों को धरती पर लाने का मौका मिलेगा और वे देश की सुरक्षा और सेवा में उच्चतम स्तर तक अपनी भूमिका निभा सकेंगे। 9th-10th में सर मैंने जेडी किया हुआ है एयर एनसीसी में, और मेरे को ये मोटिवेशन था कि सर कि मेरे को डिफेंस में जाना है, एयर एनसीसी में जाना है, मेरे को एयरफोर्स में जाना है। तो मैंने सोचा कि सर ये हमारे जो साइंस कॉलेज रायपुर है सर, उस पर भी हमें अपॉर्चुनिटी मिला सर ये कि एनसीसी का, क्योंकि वहाँ थी सर एनसीसी। मैंने सर इनरोलमेंट लिया सर, और सेकेंड ईयर में सर फ्लाइंग हुई है सर, उसके बाद ये 3rd ईयर में है सर। यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है और यहाँ फ्लाइंग करने में हमें दिक्कत नहीं हुई सर। और छत्तीसगढ़ में काफ़ी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता एयर एनसीसी ज्वाइन करने का। हम वो लक्की बच्चे हैं सर जो जिन्हें एयर एनसीसी ज्वाइन करने का मौका मिला और ये वायरस में उड़ने का मौका मिला सर। जब पहली बार फ्लाई किया था सर तो बहुत अच्छा था सर। एक बार ऐसा रहता है सर कि सिविल में सर कॉकपिट में बैठने का भी मौका नहीं मिलता सर। हम बाकी एयरक्राफ्ट में बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा पैसेंजर बैठ सकते हैं पीछे। बट सर पहली बार ऐसा है कि हम एनसीसी के लिए तो हम एक सिविलियन के तौर पे कॉकपिट पे बैठ के सर हमने फ्लाई किया है। वहीं भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर विवेक कुमार साहू का कहना है कि 100 से ज्यादा एनसीसी के कैडेट्स को फ्लाइंग करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही इंडियन एयरफोर्स में पायलट कैसे बनते हैं, जहाज कैसे फ्लाइंग टेक ऑफ करता है, इस बारे में टेक्निकल चीजों को सिखाया जा रहा है। इस फ्लाइंग ट्रेनिंग को कराने की वजह है रायपुर एयरपोर्ट में सीमित अवसर उपलब्ध होना। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। इन्होंने पूरी तरीके से इंश्योर किया है कि यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स अवेलेबल हों, एम्बुलेंस फायर फाइटिंग अवेलेबल हो और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो फ्लाइंग कराने के लिए। नवीनतम तकनीकी उपकरणों और अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण केंद्र युवा कैडेट्स को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए सक्षम बनाएगा। इसके साथ ही ये कदम देश के सैन्य विकास और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा योगदान साबित होगा। इसमें यह बताया जाता है कि इंडियन एयरफोर्स में पायलट कैसे बनते हैं, हाउ टू फ्लाई द एरोप्लेन, जहाज कैसे टेक ऑफ लैंड करता है, एरोप्लेन में कैसे बैठना है, जब आप एयरपोर्ट में अप्रोच करते हैं, एयरक्राफ्ट के करीब जाते हैं तो किस दिशा से और किस प्रोसीजर से उनको अप्रोच करना है। छत्तीसगढ़ में एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी यह प्रशिक्षण एक ऐतिहासिक कदम साबित होने वाला है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पहल से कितने युवा अपने सपनों को पंख लगा पाते हैं और आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एनसीसी कैडेट के लिए फ्लाइंग प्रशिक्षण का विस्तार अब नई दिशा में हो रहा है। इस नए केंद्र के खुलने से युवा कैडेट को उन्नत एयरक्राफ्ट प्रशिक्षण मिलेगा, जिससे वह न केवल शारीरिक रूप से सक्षम होंगे बल्कि तकनीकी नेतृत्व और कौशल में भी माहिर बनेंगे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। केसर से बनी भुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके, होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का असली मसाले सच सच MDH। 3 फरवरी बेबी गर्ल, 4 फरवरी एक बेबी बॉय,
5 फरवरी 2 बेबी गर्ल। बधाई हो, ये लिस्ट तो दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। काजल, रीमा, सीमा, देवी। इस लिस्ट में भी लड़कियों के नाम बढ़ते जा रहे हैं। हेमा, यस सर। मृति, यस सर। शालिनी, यस सर। सब आगे आ जाए। लिस्ट तो ये भी लंबी होती जा रही है। ये लंबी लिस्ट हमसे विकसित भारत बनने का अंतर छोटा कर रही है। 21वीं सदी की नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। विकास में बेटियों की भागीदारी की बधाई। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर राजस्थान के जयपुर से, जहां पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों को सहेजने की बात होगी। आयुर्वेदिक संस्थान शताब्दियों पुराने ग्रंथों को सहेजने और उन्हें डिजिटलाइज्ड करने में जुटा हुआ है। यहां 100 से 700 साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों को आयुर्वेद के ग्रंथों को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है। और खास बात यह है कि इन ग्रंथों को सुरक्षित करने के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। सैकड़ों वर्ष पुराने आयुर्वेद ग्रंथों को सहेजने में जुटा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। पुराने आयुर्वेद ग्रंथों को डिजिटल तरीके से किया जा रहा है संरक्षित। जयपुर की राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में देश का एकमात्र पांडुलिपि इकाई मौजूद। पुराने ग्रंथों को स्कैन करके हार्ड डिस्क और क्लाउड पर किया जा रहा सेव। प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में हर तरह की बीमारी का इलाज है मौजूद। प्राचीन आयुर्वेद के नुस्खे वाले ग्रंथों को सहेज रहा है आयुर्वेद संस्थान। जयपुर की जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में हर साल लाखों लोग आयुर्वेद के प्राचीन तरीकों से अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं। आम जनता को आयुर्वेद के प्राचीन तरीकों से इलाज मिल सके, इसे लेकर भी एक कवायद आयुर्वेद संस्थान ने शुरू किया है। संस्थान की ओर से करीब 100 से 700 साल पुराने आयुर्वेद ग्रंथों को सुरक्षित किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन ग्रंथों को सुरक्षित करने के लिए डिजिटल तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न जगहों पर, मंदिरों में, ट्रस्टों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में या व्यक्ति विशेष या किन्हीं घरानों में या जो हमारे म्यूजियम हैं उनमें जो पांडुलिपियाँ पड़ी हैं, हम उनका संग्रहण करते हैं और उनको डिजिटाइज करके, उनको प्रोटेक्ट करके, उनको डिकोड करके उनको पब्लिकेशन की कोशिश हम कर रहे हैं। जयपुर की राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में देश का एकमात्र पांडुलिपि इकाई मौजूद है जो इन ग्रंथों को सुरक्षित कर रही है, जिसमें शारदा लिपि, देवनागरी, तुलु, प्राचीन कन्नड़, बंगाली, उड़िया, असमिया, मलयालम आदि आयुर्वेद ग्रंथ शामिल हैं। इन प्राचीन ग्रंथों को सहेज रहे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के प्रोफेसर असित कुमार पांजा का कहना है कि आयुर्वेद से जुड़े प्राचीन ग्रंथों को डिजिटल तरीके से सुरक्षित किया जा रहा है। इस दौरान न केवल खराब और गंदे कागजों को सही किया जाता है, बल्कि उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित भी किया जा रहा है। संस्थान के विभाग में कागज को जांचने के लिए लैब और ट्रीटमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। 1200 से लेके 2000 साल तक जो भी आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च हुआ था, उस समय उनको पांडुलिपि में लिखा गया था। तब तो छापने का विधि नहीं थी, तो उस पांडुलिपि को हम संरक्षण करके दोबारा पुस्तक फॉर्म में छापने से लोगों के सामने उस जमाने के रिसर्च को लाइमलाइट में आ रहा है, ताकि अभी जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। हमारे प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में हर तरह की बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसकी जानकारी नहीं होने के चलते आयुर्वेद के ये नुस्खे भुला दिए गए हैं। ऐसे में जिन प्राचीन ग्रंथों को सहेजा जा रहा है उनमें प्राचीन आयुर्वेद के नुस्खे मौजूद हैं और इनके बारे में यहाँ अध्ययन कर रहे स्टूडेंट्स को भी सिखाया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में बरसों पुरानी पांडुलिपियों को सहेजने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, ताकि भावी पीढ़ी के अध्ययन में विस्तार मिल सके और साथ ही में आम जन के लिए उनके सेहत, स्वास्थ्य और बीमारियों के उपचार में भी मददगार साबित हो सके। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। और खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां बर्फबारी का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी दर्ज की गई, तो वहीं मैदानी इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे
और कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में 4 दिनों तक बारिश, बर्फबारी और गरज के साथ बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला से हमारी संवाददाता प्रियंका गौतम की ये रिपोर्ट। आज से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और वहीं मैदानी इलाकों में धुंध छाई हुई है और वहीं मध्य पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पर हल्की गुनगुनी धूप दिन भर रही और बादल भी देखे गए। पिछले दिनों जो बर्फबारी हुई है उसके बाद अब तक जो प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र है वहां पर भारी मात्रा में पर्यटक पहुंच रहे हैं और काफी एंजॉय जो पर्यटक है वो मनाली के सोलंग वैली को कर रहे हैं। वहीं बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच विश्व पटल में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोलंग वैली में बर्फ का दीदार करने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। दिन भर क्षेत्र में हल्की धुंध छाई रही, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के लाइव स्नोफॉल मैंने काफी टाइम बाद देखा है और जो आज का वेदर है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते कि किस तरह का है। आप मनाली पहुंचे कश्मीर की फीलिंग जो ले सकते हैं वो इजीली, और ये जो टाइम है टूरिज्म का भी आप देख सकते हैं और कि लोगों का जो क्रेज है वो भी देख सकते हैं। यहाँ का बैकग्राउंड, वेदर, जो भी व्यूज हैं सब एक्सट्रीम है। ये जो टाइम है वो मनाली का एक्सट्रीम टाइम है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमने आज पहली बार देखी आइस। अभी कुछ क्षण पहले यहाँ पे बर्फबारी हुई है, हम वेट कर रहे हैं बर्फबारी का। ऊपर वहाँ पर तो मौसम लगभग 40 डिग्री का तापमान है अभी, और यहाँ पे माइनस के अंदर तापमान भी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पहाड़ों पे जस्ट अभी बरसात हुई है और शानदार मौसम है पहाड़ों पे। मनाली में आकर मस्त स्वर्ग के मजे आ रहे हैं, ठंडी है, मस्त है, क्लाइमेट एक नंबर है। मुंबई का वेदर बोलोगे तो साल के 12 महीने ही गर्मी होती है, और मनाली में आओ सुकून रहता है, ठंडी एकदम, पहाड़ों का मजा ही कुछ अलग होता है। पिछले दिनों जो बर्फबारी हुई है उससे प्रदेश में 3 महीनों की जो एवरेज बर्फबारी और बारिश होती है उसका 74% जो कमी चल रही थी वो पूरी हुई है। हालांकि अभी भी 26% बर्फबारी और बारिश कम दर्ज की जा रही है एज पर मौसम विभाग, और मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक फिर से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन के गिरने की चेतावनी भी दी गई है। कैमरामैन राकेश के साथ डीडी न्यूज के लिए प्रियंका गौतम। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार भी भारत एट 7 में खबरें जारी रहेंगी। स्वाद के पूरे गुब्बारे, सरसों का तेल जो छलके, MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। MDH। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो है लंबरेटा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब खबर राजस्थान से है, जहां राजधानी जयपुर में बीते कुछ वर्षों से होलिका दहन के लिए
पेड़ों की लकड़ी काम में नहीं ली जाती है, बल्कि गाय के गोबर से बनने वाले गौ काष्ठ से बनी होलिका जलाई जाती है। अंतिम संस्कार के लिए भी इसी का प्रयोग होने लगा है। इस कारण से हजारों पेड़ों को कटने से बचाया जा रहा है। गाय के सूखे गोबर से होलिका दहन, गोकाष्ठ से होलिका दहन से पर्यावरण को लाभ। गौशालाओं और गायों का भी होगा संवर्धन। गोकाष्ठ गाय के गोबर से बना पर्यावरण अनुकूल ईंधन। गोकाष्ठ का उपयोग अंतिम संस्कार, हवन, ईंधन में बढ़ रहा है। गोकाष्ठ एक जैविक ईंधन गाय के सूखे गोबर को मशीनों से दबाकर किया जाता है तैयार। होली पर करीब 400 होलिका दहन के लिए गोकाष्ठ भेजने का लक्ष्य। देश में बढ़ती पेड़ों की कटाई और लकड़ी की मांग के बीच गोकाष्ठ एक अनूठे समाधान के रूप में सामने आया है। गाय के गोबर से तैयार गोकाष्ठ को लकड़ी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यह पारंपरिक लकड़ी की तरह ही जलता है, लेकिन पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है। गोकाष्ठ का उपयोग विशेष रूप से अंतिम संस्कार, हवन, ईंधन आदि में बढ़ रहा है। इस बार अकेले श्री पिंजरापोल गौशाला से 400 से ज्यादा स्थानों पर गोकाष्ठ पहुंचाकर होलिका दहन किया जाएगा। इससे पेड़ों की कटाई कम होगी, गौशाला को आर्थिक लाभ मिलेगा और गायों का संवर्धन भी होगा। वन एवं पर्यावरण को बचाने के लिए और गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हम पिछले 9 वर्ष से ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें गौ माताओं के गोबर से थापड़ी और गोकाष्ठ तैयार कर रहे हैं। हम इस गोकाष्ठ को अंत्येष्टि के लिए भी उपयोग करते हैं, हवन यज्ञ में भी उपयोग करते हैं और साथ ही साथ जो होलिका दहन और लोहड़ी के अंदर जो लकड़ी जलाई जाती है उसको बचाने के लिए इस गौ माता के गोबर से बनी हुई लकड़ी का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर चलते हैं उसके अंदर भी हम इसी लकड़ी का उपयोग करने के लिए एक मिशन चला रखा है। एक होलिका दहन में लगभग 2 से 3 पेड़ जल जाते हैं, लेकिन यदि गोकाष्ठ का उपयोग किया जाए तो पेड़ कटने से बच सकते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब जयपुर के कई कॉलोनी में होली को जलाने के लिए होलिका दहन की गोकाष्ठ होम डिलीवरी के तौर पर मिल जाती है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इसका उपयोग और अधिक बढ़ेगा। गोकाष्ठ की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है सर, इससे प्रदूषण भी कम हो रहा है। दूसरी चीज़, पेड़ जो कटते थे उन पर भी काफ़ी प्रतिबंध लग गया है। गोकाष्ठ का उपयोग बहुत बढ़िया है सर, प्रदूषण भी नहीं हो रहा इससे। गोकाष्ठ केवल धार्मिक उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे औद्योगिक ईंधन और अन्य ऊर्जा स्रोतों के रूप में भी अपनाया जा सकता है, जिससे पेड़ों की कटाई रोकी जा सकेगी और गौशालाओं को नई आय का साधन मिलेगा। जयपुर में पर्यावरण बचाने के लिहाज से शुरू की गई मुहिम अब यहाँ एक परंपरा सी बनती जा रही है। होलिका दहन पर यहाँ पेड़ों की कटाई नहीं करके गायों के गोबर से तैयार की गई गोकाष्ठ से होलिका दहन किया जाता है। यह परंपरा यहाँ राजस्थान में भी अब कई शहरों में नजर आने लगी है। इसके चलते पर्यावरण संरक्षण तो हो ही रहा है, गौ सेवकों को भी आर्थिक संबल मिल रहा है। कैमरा पर्सन केदार प्रसाद के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज़, जयपुर। और खबर महाराष्ट्र से, जहां के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार ने आज महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया। बजट पेश करने के दौरान अजित पवार ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। अजित पवार ने कहा कि हम महाराष्ट्र के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की हर कोशिश करेंगे। अजित पवार ने कहा कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 50 लाख रोजगार पैदा करने पर केंद्रित होगी। वहीं आने वाले वर्षों में 15.65 लाख करोड़ निवेश की योजना है। इसके अलावा 16 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। राज्य ने एक लॉजिस्टिक नीति तैयार की है, जिसमें 10,000 एकड़ जमीन लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समर्पित है। इन परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने से 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। वहीं मुंबई में 7 कॉमर्शियल हब स्थापित किए जाएंगे। मुंबई की अर्थव्यवस्था 140 अरब डॉलर से बढ़कर 300 अरब डॉलर होने का अनुमान है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना है। मुंबई के लिए वाधवन बंदरगाह के पास तीसरा हवाई अड्डा प्रस्तावित है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन भी इसी बंदरगाह के पास स्थित होगा। कृषि और उद्योग को समर्थन देने के लिए शहरी अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण के लिए 8,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लाडली बहन योजना अनुदान बढ़ाकर
21,000 रुपए हो सकता है। वित्तीय सहायता 64,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। और खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मंत्रिमंडल की सोमवार को बैठक हुई और इसमें कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में मेडिकल कॉलेज, मेट्रो परियोजना और स्मार्ट सिटी योजना सहित 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 10 से 25,000 रुपए मूल्य के भौतिक स्टाम्प पेपर चलन से बाहर होंगे। प्रदेश में समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीदी होगी। इसके अलावा बंद पड़ी कताई मिलों की जमीन पर उद्योग स्थापित होंगे, जिसके लिए यूपीसीडा को 451.20 एकड़ भूमि ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, जिसके लिए 14 एकड़ से अधिक भूमि निःशुल्क ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा आगरा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रथम और द्वितीय कॉरिडोर के लिए गृह और उद्योग और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि आवास एवं शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित हुई, जबकि सैफई में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में ऑब्स एंड गायनी ब्लॉक के निर्माण के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी गई है। बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय की भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित हुई। इसके अलावा राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो भारत एट 7 के इस अंक में बस इतना ही। आगे देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।